जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक स्वागत करता हूं आप सभी का और शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। आपको पता है कि आपका पेपर 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो अग्निवीर का जो पेपर 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये 35 क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इस 35 में से 30 वाली जो सीरीज हमारे YouTube चैनल पे चल रही है, 7 दिनों के अंदर इसको पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन कर जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। सब जगह से दिमाग हटा करके इन क्वेश्चनों को बार बार आप रिवीजन कर जाइए, यही आ रहे हैं। बार मैं कह रहा हूँ, आपको पता है जीएस और साइंस में इसके सिवा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही वीडियो लगातार आपके उसमें आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए ये सीरीज लेकर के आए हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। आपको पता है कि हम लोग आ रहे हैं आपके एग्जाम सेंटर पर। आप अपना एग्जाम सेंटर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपना शहर बताइए, डेट बताइए, टाइमिंग बताइए। हम आपके एग्जाम सेंटर पर, हम और मंजीत सर खुद मिलने आएंगे आपसे, खुद मिलने आएंगे आपके सेंटर पे, आपके हौसला अफजाई के लिए, और आपको वो ताकत देंगे कि आप वहां भी खिल करके आएंगे और एग्जाम को फोड़ कर आएंगे। ठीक है, आपको पता है कि आपको 35 क्वेश्चन प्लस सही करके आने हैं 50 में से। 35 क्वेश्चन प्लस सही करके आए हैं 50 में से, तभी आपकी वर्दी पक्की होने वाली है, तब आप फिजिकल की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये शानदार सेशन जो आप लोग देख रहे हैं, और शुरू करते हैं। क्योंकि भाई जहां भय समाप्त हो जाता है वहीं से जीवन शुरू होता है। आपको पता है, जहां भय समाप्त होता है डर के आगे जीत है। वो जो रेमंड वाला है ना, वो नहीं है, लेकिन हाँ यही है। जहां से भय खत्म हो गया, अगर आपने डरना बंद कर दिया, तो आप दुनिया का कुछ भी चीज जीत सकते हैं। वो व्यक्ति दुनिया में हर सब कुछ जीत सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस शानदार सेशन को और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन इस बार आने वाला है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार भैया रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए भागना नहीं है। पूरी क्लास में लगातार बने रहिए और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं और अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी जीडी का, आपको पता है इंडियन आर्मी जीडी का ये क्वेश्चन, अग्निवीर इंडियन आर्मी जीडी में बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 35 क्वेश्चन है, देखते चलेंगे और जल्दी फास्ट रिवीजन करेंगे। आपका समय नहीं खाएंगे, बहुत तेजी के साथ देखेंगे सारे क्वेश्चन को। और शानदार प्रश्न, सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। ये देखिए, ये पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसके पहले वीडियो में भी था, यानी ये क्वेश्चन बार आ रहे हैं भैया। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। अगर पूछ ले कि सबसे गहरी जगह कौन सी है, तो मेरियाना गर्त है। ध्यान दीजिएगा, मेरियाना गर्त दुनिया की सबसे गहरी जगह है, और ये गर्त का इसे ट्रंच बोलते हैं। तो मेरियाना गर्त कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक चीज और देख लीजिए, ये हिंद महासागर जो है, ये भारत, अपना प्यारा भारत जो है, वो हिंद महासागर के ऊपर स्थित है, यानी अपने नीचे कौन सा है? हिंद महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हूं मित्रों जो बार रिपीट हो रहे हैं अग्निवीर में। वही क्वेश्चन है, उनको बार आप देखते हुए चलेंगे तो मजा आ जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है मित्रों? 6 साल का होता है। हर 2 साल पर कुछ सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर कर दिए जाते हैं, इसलिए ये जीवित संस्था है, ये कभी पूरी तरीके से भंग नहीं होती है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन एकदम शानदार है, एकदम शानदार है, देखते हुए चलिए मजा आएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय कौन थे जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, जल्दी इसको पढ़ाना है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियोस भी लगी हुई हैं आपके पास। आज लगातार वीडियो आने वाली है। कौन सा मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिवस एवं तिथि से एक क्वेश्चन फिक्स है भाई। देख, लगातार हम शॉर्ट्स में भी डाल रहे हैं, वीडियोस में भी डाल रहे हैं, अपडेट रहिए। मानवाधिकार दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस डे। क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस
कब मनाया जाता है भैया? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 4 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए रहे, शानदार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जानदार है, लेकर के आए। 35 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल बांध है। कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध, यानी कहा भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना अगर देखी जाए तो सबसे लंबी कौन सी है? तो हीराकुंड है। कौन सी है? हीराकुंड है। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो भाखड़ा नागल बांध है। बड़ी और लंबी, ये ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड क्या है? लंबी है। और बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन शानदार है, मजा आ रहा है, देखते हुए चलिए। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अब ये सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। भोपाल से थोड़ी ही दूरी पर ये स्थित है। कौन सा? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। इसका इतिहास बहुत शानदार रहा है, कभी समय मिलेगा उस पर डिस्कस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कौन सा स्तूप है? स्तूप कई है पर एक इंपॉर्टेंट है सारनाथ। सारनाथ का स्तूप कहाँ पे है? बनारस में है। कहाँ भी है? बनारस में है। बनारस, ठीक है, बनारस में है, वाराणसी में। वाराणसी से 35 किलोमीटर दूर पर ये सारनाथ पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बिहार में और महाराष्ट्र में तो बहुत ढेर सारे हैं ही, ठीक है, स्तूप, ठीक है। ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। एजुकेशन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ईच वन टीच वन एक कार्यक्रम चलाया गया था, एक प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? और हस्ताक्षर कब किए थे? ध्यान दीजिएगा, हुआ कब था, यानी शिमला समझौता के लिए गए कब थे और संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 72 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 72 में हुआ था। शिमला संधि कब हुई थी? 72 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चाइना वाला वार था, 62 वाला, ध्यान दीजिएगा, 64 वाला। चाइना ने 62 में अटैक कर दिया था। महानदी कहाँ से निकलती है? इंपॉर्टेंट है भैया, महानदी कहाँ से निकलती है? तो रायपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रायपुर से निकलती है। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? तो क्षिप्रा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है भैया? तो उज्जैन में बहती है क्षिप्रा नदी। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो जानते ही हो भैया, पटना बिहार वाला राजधानी पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। रायपुर से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर है। और आपको पता है उज्जैन उन 4 जगहों में से एक है, जो मैंने इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था। उज्जैन उन 4 जगहों में से एक है जहाँ कुंभ भी लगता है। भारत में 4 जगहों पर कुंभ लगते हैं, प्रयागराज उसमें से एक है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। आनंद मठ किसकी लिखी है, यानी किसकी कृति है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रे वाह भाई, ये तो ऑप्शन बड़े नीचे हो गए, कोई बात नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ उन्हीं की रचना है। और इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अपना वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान तो अलग है, राष्ट्रगीत जो आनंद मठ में है वो यहीं पे है, ठीक है, वंदे मातरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है। एक बुक चाहे किसी इंडियन राइटर की या विदेशी राइटर की आती ही है। मेघदूत कई बार पूछी गई है, इसलिए क्वेश्चन में ले लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। मेघदूत किसकी रचना है? तो आपको पता है कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तुलसीदास की रचना का क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। कोई रामायण नहीं मार के आएगा प्यारे बच्चों, हमारे नन्हे मुन्नों, हमारे फौजी भाइयों, कोई गलत मत मार के आना। तुलसीदास की रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस, ये रामचरितमानस है, ठीक है। रामायण किसकी है? तो रामायण किसकी है? वाल्मीकि जी की। क्या है? वाल्मीकि जी की है। कौटिल्य की रचना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वेदव्यास की भी बताइए, वेदव्यास का भी जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल के सबसे करीब कौन सा ग्रह है? तो बुध है। कौन सा है? बुध है। पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। जबकि
सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन शानदार जानदार है, मजा आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए। और हाँ, शेयर का भी ऑप्शन है, उसमें नीचे चेक करो, शेयर का ऑप्शन है, शेयर भी कर दो भाई, किसी और का भी कल्याण हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से एक क्वेश्चन यहाँ पे है। अध्यक्ष लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश, अरे भाई मुख्य न्यायाधीश तो न्यायपालिका से संबंधित है, ये हमारी संसद का हिस्सा थोड़ी हो सकता है। तो संसद मुख्य न्यायाधीश हमारी संसद का भाग नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां पर लड़ी थी? ठीक है भैया, शानदार क्वेश्चन है, चल रहे हैं, हिस्ट्री से एक अच्छा प्रश्न है। अशोक ने, अब क्वेश्चन घुमा करके पूछा है, लास्ट अंतिम लड़ाई कहां पर लड़ी थी अशोक ने? तो ये कलिंग की विजय थी, क्योंकि कलिंग के विजय के बाद अशोक बौद्ध हो गया था, उसने त्याग दिया था क्या? अपनी युद्ध नीति को उसने त्याग दिया था, बुद्ध शाक्य के चरणों में चला गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि चला गया था। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार ही है और वहीं से ही है, 563 बीसी में। कब हुआ था भैया? 563 बीसी में हुआ था। और 463 बीसी में शायद पहली बौद्ध संहिता, सही है? हाँ सही है। ठीक है, 463 बीसी में पहली बौद्ध संहिता हुई थी। ठीक है, 563 में बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन, अरे भैया वाह, क्या भाई दिल की धड़कन पूछ लिया है। दिल की धड़कन तो आप लोग को बताओ, अपना चेक करके बता दो, स्वस्थ हो तो सही है, वैसे मैं बता देता हूँ क्या होगी, 72 टाइम्स, 72 टाइम्स होती है। कितनी होती है? 72 टाइम्स होती है। जो युवा आदमी होते हैं, अगर आप अपने आप को युवा मान रहे हो तो चेक करके देख लो, अगर आप अपने आप को युवा मान रहे हो तो चेक करके देख लो कितनी बार होती है। वैसे 72 बार होती है, हमने बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन शानदार है। मस्तिष्क का कार्य, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? सोचना, सोच सकते हो दिमाग से? बिल्कुल भाई, शरीर का संतुलन बनाए रखना। आपके बॉडी का जो संतुलन होता है वो भी मस्तिष्क से ही होता है, नहीं तो जिसका जो मन करेगा वो अंग वो काम करने लगेगा। तो यानी ए और बी दोनों होगा, ये भी काम होगा, ये भी होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त शुद्ध होता है कहां पर? आपको पता है कहां पर होता है? गुर्दा, दैट मींस किडनी। कहां पे होता है? किडनी में। ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम हमेशा कौन करता है? किडनी करती है। गलती से भी आप लोग हृदय मत लगा दीजिए, कई लोग हृदय यानी दिल लगा करके चले आते हैं। दिल बिल्कुल भी प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करता है, प्यूरिफिकेशन का काम कौन करती है? किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन शानदार हैं। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए चलिए फटाफट। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में क्या भरा होता है? अंदर जो लिक्विड भरी होती है वो क्या होता है? क्योंकि जो पारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को लेकर के, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। और ये ग्लास में चिपकता नहीं है, ये भी बात है। इसमें जो कोहेसिव एडेसिव फोर्स होता है वो अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए पारा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो ऐसे जानवर जो ठंडे रक्त वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, वो कौन से हैं? तो रोहू मछली होती है, आपको पता ही है। मेढक, कोबरा, ये सब क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। हॉट ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये होते हैं जो टेम्परेचर के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते हैं और एक स्पेशल टाइम में गायब हो जाते हैं मार्केट से। मार्केट मतलब दुनिया से गायब हो जाते हैं। फिर जब बरसात होती है तो मेढक नजर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या कहते हैं? इनमें से किस जानवरों के ठंडा खून वाला रक्त समूह, मतलब ठंडा खून, जिनका खून ठंडा होता है वो लोग गायब हो जाते हैं जब गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या ठंडी ज्यादा पड़ने लगती है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का। अगर हम मानते हैं ये सूर्य है, ये क्या है? सन है, और ये अपनी प्यारी सी अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ठीक है, और ये मून है। क्या है? मून है, चंद्रमा है। तो सूर्य ग्रहण, ग्रहण का मतलब क्या है भाई? हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी से ही देखोगे ना, जो कुछ देखोगे पृथ्वी से ही देखोगे ना। तो पृथ्वी और
सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे देखा जाए तो यहाँ हम खड़े हैं, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब कभी भी चंद्रमा आ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, नहीं पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, नहीं भाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, नहीं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ना, ये नहीं होगा, सूर्य पृथ्वी और पृथ्वी के बीच आती है, नहीं, ये देखिए इस वाले ऑप्शन में होगा, जो वो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो यहाँ होना चाहिए चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है, मून आ जाता है, ये वाला ऑप्शन में नहीं था, यहाँ क्लियर होना चाहिए था। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, नहीं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, नहीं, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, चंद्रमा के ऊपर नहीं आएगी लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है? अब आपको पता है कांच, तो क्या कांच में कभी भी करंट मारता है क्या? नहीं भाई, नहीं, कागज से करंट मारता है तो बहुत दिन भर करंट लगता रहता, ये भी नहीं होगा। पानी में मारता है, हाँ पानी में सुचालक है, लेकिन अच्छा सुचालक पूछा है, तो अच्छा सुचालक क्या होगा भैया? तांबा होगा। पानी में करंट आता है लेकिन उतना अच्छा नहीं आता, सुचालक नहीं है, इसलिए क्या होगा? तांबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, और लग रहा होगा कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो तेज कर लीजिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बेरी रोग, यहाँ रोग होना चाहिए, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है भैया? तो विटामिन बी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है, ठीक है। और ए के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, आप लोग डाल दीजिएगा। विटामिन सी और डी विटामिन डी किससे प्राप्त की जाती है? तो केवल धूप से प्राप्त की जाती है, ऐसा होता है क्या? हाँ। सी किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है। देखते हुए चलिए, सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लेकर के हम आए हैं। एटीपी क्या होता है? एड्रेनिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नहीं, एड्रेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एड्रेनिन ट्राइफॉस्फेट, टेट्रा नहीं, वो ट्राइफॉस्फेट होगा। एटीपी क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटीपी पूछा जाता है। एटीपी क्या होता है? एड्रेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका फुल फॉर्म है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं और एग्जाम में, इसीलिए यहीं से देखते हुए चलो कितना सही हो रहा है। इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था? तो अर्नस्ट हैकल ने कौन सा नियम दिया था? बायोजेनेटिक का नियम, ठीक है, बायोजेनेटिक का नियम किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने दिया था। वंशानुगति का नियम किसने दिया था? कमेंट करके बताइए फटाक से, ठीक है, इंपॉर्टेंट आदमी है, इसे बता दूं क्या? मेंडल ने दिया था, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था वंशानुगति का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होता है? किस टेम्परेचर पे बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाता है? कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, शॉर्ट्स में भी पढ़ा हुआ है कि ये कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जहां से बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। नहीं, बर्फ का घनत्व तो सबसे ज्यादा किस पे होता है? तो जहां पे सबसे ज्यादा घनत्व होगा उसी टेम्परेचर से बर्फ मेल्ट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 0 पे तो पूरी तरीके से जम जाता है, 100 पे पूरी तरीके से क्या हो जाता है? उड़ने लगता है ऊपर की साइड। लेकिन अगर हम लोग देखें ठीक से तो पता चलेगा जो 4 डिग्री सेल्सियस होती है यहीं से बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, अगर उसे और ठंडा नहीं किया जा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया, देखत चलो, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, देखते रहेंगे तो काम आएगा आगे चल करके, क्योंकि 22 तारीख को समझ में तभी आएगा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप किए रहेंगे। हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? और सॉरी, हीमोग्लोबिन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो नस में पाया जाएगा, हैं? ये कौन सी गंदी बात है? मूत्र में, इसमें तो होगा ही नहीं। कहीं लाल होता है क्या? एड्स, ये क्या है? तो रोग है, तो रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी लगाइए, ऊपर नीचे का ऑप्शन भी देखिए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो भी आंसर आ सकता है। उसका तरीका यह है कि आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा एलिमिनेट करिए, आपको पता चलेगा। अभी सुंदर सा प्रश्न था, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो नस में हीमोग्लोबिन घुसा रहता है। नहीं भाई, रक्त रहता है तो ये कट ही जाएगा। मूत्र में, आपने मूत्र में क्या हो सकता है? हीमोग्लोबिन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड में पाया जाता है तो इधर रक्त है, लाल लाल होगा। फिर ये एड्स में, एड्स तो रोग है, तो इसका मतलब आंसर सही हो जाएगा, रक्त में पाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक परमाणु के नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें होती हैं। अब ये तीन चीजें होती हैं तो जो भैया चारों तरफ चक्कर काटता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक में कौन कौन बैठे रहते हैं? तो नाभिक में ये दो लोग भाई साहब बैठे रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल भैया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? नाभिक में होता है, किसी एलिमेंट के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जबकि चक्कर कौन काटता है? तो इलेक्ट्रॉन काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन शानदार हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, मजा आ रहा है तो। पारे में मिलने पर धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? पारद धातु कहते हैं। किसी भी धातु को अगर हम लोग पारे में मिला देते हैं, Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। मरकरी में मिला देते हैं, पारे में कोई भी धातु अगर मिल जाती है तो उसे पारद धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारद धातु कहते हैं। कभी कभी पारद धातु की जगह इंग्लिश का ही हिंदी रूपांतरण डायरेक्ट लिख देगा देवनागरी में, कैसे? अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है, ये इंग्लिश में अमलगम होता है। इसको डायरेक्ट आपसे बोल सकता है अमलगम क्या होता है। तो कोई भी धातु जब पारे में मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा भैया? अमोनियम क्लोराइड तो NH4Cl। देखिए नीचे नहीं लग पाया है तो इसे ऐसे लिखेंगे, NH4, ये नीचे लगता है, Cl होता है। NH4Cl जो होता है ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। आपको एक वीडियो हम दे देंगे जिसमें 10-12 ऐसे सूत्र लिखे होंगे जो केमिस्ट्री में ऐसे ही सूत्र आपसे पूछे जाते हैं। वो सूत्र यहाँ से आ जाएंगे अलग अलग यौगिकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोहे में जंग लगना क्या है भाई? देखिए, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ऐसे कई परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जा रहा है और फिर उस परिवर्तन को हम दोबारा पुनः उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक बार से दूसरे अवस्था में ट्रांसफर हो जाए लेकिन दोबारा से फिर से पहले ना आ सके। जैसे मोम है, मोम को आपने मेल्ट कर दिया तो मोम जैसे पिघलेगी तो एकदम पानी की तरीके से हो जाएगी, जैसे जमेगी फिर से ठोस हो जाएगी। तो एक बार परिवर्तित हो सकता है, लेकिन क्या अंडे को एक बार आपने फोड़ करके उसको बना दिया फिर दोबारा उससे वैसा ही अंडा तैयार कर सकते हो? क्या उसमें जान ला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अंडे का टूटना या बनना या आमलेट बनाना उससे वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन लोहे का पिघलना ये भी क्या हो जाएगा? रासायनिक भौतिक परिवर्तन। लेकिन लोहे में जंग लगना, एक बार लोहे में जंग लग गई तो फिर उसको बचाया नहीं जा सकता है। जो लोहा खराब हो गया उसको दोबारा उसमें ऐड नहीं किया सकता है। तो लोहे में जंग लगना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में फिर से परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, जैसे दूध फट के दही हो गया तो क्या दही से दूध बनाया जा सकता है? कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन क्या है भैया? सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है, पहली एंटीबायोटिक दवा है जो खोजी गई थी। ठीक है, एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और कहा जाता है। डैश 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 है, डैश 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 है। जो फूल में होता है तो नर में जो होता है वो अंडाणु होता है, तो मादा में क्या होता है? तो उसे परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। ठीक, क्या युग्मनज होगा? नहीं होगा भाई, शुक्राणु हो ही नहीं सकता है तो पुरुषों में होता है। और ये कोष्ठस्थ कीट ये भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? परागकण होंगे। क्या होंगे? परागकण होंगे। तो जो फूल में जो होते हैं वो अंडाणु होते हैं। वैसे उल्टा लिख गया, नर में अंडाणु और मादा में अंडाणु होता है। ठीक है, तो यहाँ फूल में नरों में क्या होता है? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा होता है? अरे भाई अभी इसके पहले सेम क्वेश्चन बताया मैंने ना। 3 मूल कण होते हैं, किसी भी नाभिक में 3 मूल कण होते हैं। तो एक जो नाभिक में होगा बीच में किसी भी एलिमेंट में, सॉरी किसी भी एलिमेंट में 3 मूल कण होते हैं। तो नाभिक में तो 2 भाई साहब होते हैं, एक प्रोटॉन भाई साहब होते हैं और एक न्यूट्रॉन भाई साहब होते हैं। इनके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं भाई साहब। कौन होते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो यहाँ पे दिया क्या गया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया गया है, तो तीसरा कौन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। टिक मार दो। क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत सस्ते आते हैं, बस धैर्य बनाए रखना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, आप सब सही करके आएंगे, मेरा वादा है एकदम गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से एक यौगिक नहीं है, इनमें से एक यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं है, तो स्टील, पानी, पीतल, आप सब जान रहे हैं। तो वायु कोई यौगिक है, वायु कोई मिश्रण नहीं बनाता है, वायु ऑलरेडी एक यौगिक, वायु ऑलरेडी एक मिश्रण ही है, ये यौगिक नहीं है क्योंकि इसमें अनुपात सही नहीं है। तो वायु कोई अनुपात, वायु कोई यौगिक नहीं है। स्टील, पानी, पीतल ये सब है। हम इसको, ये जो आप देख रहे हैं ना, स्टील, पीतल, अलग अलग धातुओं के जितने मिश्रण होते हैं, इसकी वीडियो हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे आज शाम तक अपलोड कर दें, नहीं तो कल सुबह तक हम अपलोड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन जैसे पीतल में क्या क्या मिला होता है, कांसे में कितना मिश्रण होता है, उसका उपयोग, ये वाली वीडियो हम नेक्स्ट तुरंत लेकर के आए, मात्र 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन इसका करा देंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, शानदार, सारे के सारे क्वेश्चन शानदार थे, आप लोगों ने देखा ही। 35 के 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखने लायक हैं और याद करने लायक हैं, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।